नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और मैं हूं हृदय मिश्रा और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आपको यह पता होगा कि हम लोग 2024 मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो यदि आपका लक्ष्य 2024 मुख्य परीक्षा का है, यानी कि अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम निकल रहा है, आप कट ऑफ में आ रहे हैं, आपको लगता है, तो आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहिए और अपने लेखन शैली को बढ़िया तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका लक्ष्य 2025 का भी एग्जाम है, तो आप उसके लिए भी इस कार्यक्रम को जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और अपने उत्तर लेखन को कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर एप्लीकेशन पर नहीं दिखता है। दरअसल यह कार्यक्रम जो है आंसर राइटिंग वाला, यह एप्लीकेशन पर डिकोड एग्जाम के नहीं है, यह टेलीग्राम पर चलता है और पेमेंट वगैरह भी अकाउंट नंबर से ही करना होता है। वहां पर ऑनलाइन जो है, यानी कि एप्लीकेशन पर नहीं होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए कांटेक्ट नंबर मेरा दिया गया है 8604409201। इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप करके या कॉल करके मुझसे जानकारी इसकी ले सकते हैं। ठीक है, या 2025 पीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। और बेसिकली क्या है ना कि अगर आपका आरओ का भी लक्ष्य होगा तो आप पीसेस का बैच लेकर के आरओ का तैयारी कर सकते हैं। बाद में हम उसमें कुछ चीजें आपको और एक्स्ट्रा डाउन उसमें कर देंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। पीसेस की तैयारी के साथ में आप लोग आरओ की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम आप बात करेंगे कॉल पे तो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, पहले करेंगे रिवीजन। और रिवीजन के लिए मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि चाहे करंट अफेयर्स हो आपका, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको रिवीजन जरूर करना होता है। वो आपको करना ही करना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले करेंगे लास्ट डे का, यानी कि कल का रिवीजन, और उसके बाद हम आएंगे आज के करंट अफेयर्स पर। राइट, चलिए। नंबर 1, भारतीय वायुसेना की जो फाइटर पायलट है कौन? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये बेंगलुरु के जो यलहंका वायुसेना का स्टेशन है वहां पर शक्ति फॉर्मेशन का नेतृत्व करेंगी। और ये कल हमने आपसे बताया था कि भाई साहब ये प्रश्न क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बात सबसे महत्वपूर्ण और ये है कि जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं मैं सब आपको ऐड ऑन करता हूं। चाहे कोई मैगजीन लीजिएगा आप, मेरे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे हर जगह, और उससे बेहतर मिलेंगे, यह भी मैं गारंटी आपके साथ देता हूं। क्योंकि यहां पर ना सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ से मैं आपको चीजों को कराता हूं, बल्कि प्री के साथ में मेंस, इंटरव्यू और बाकी निबंध वगैरह में कैसे कैसे आप पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, वह भी सारी बातें मैं आपको बताता हूं, जो कि आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अभी अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर हिंसा के बारे में आप सुने होंगे और उसी के जो है कंटेक्स्ट में ये जो है उनको जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। जो वहां के राज्यपाल हैं कौन? अजय कुमार भल्ला जी, उनको इस्तीफा अपना दे दिया है। फिलहाल एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जल्द ही वहां पर नए मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी। चलिए आगे, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है कौन भाई साहब? संजय मल्होत्रा जी हैं। और संजय मल्होत्रा जी ने अभी रेपो रेट कुछ निर्धारित कर दिया है। आप कहेंगे सर रेपो रेट कितना कर दिया गया है? तो 6.25% कर दिया गया है। आपके एग्जाम में अक्सर जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का डेटा पूछता है, या यह भी पूछ लेता है कि व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। कल हमने आपको बताया था। अगर आपको आता है तो लिखिएगा कमेंट करके, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन जो है वो 8 से लेकर के 9 फरवरी 2025 के मध्य में नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जो भी नौसेना प्रमुख थे, हमारे भूतपूर्व जो नौसेना प्रमुख थे, वो भी शामिल हुए इसमें और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया कि भाई ये चीजें थी। और जो नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं अभी सेनाओं में, उन पर भी चर्चा पर चर्चा की गई कि किस तरीके से अपने देश को सुरक्षित रखा जा सकता है और कुछ प्रकार से नए नए टेक्नोलॉजीज या फिर वेपन्स का इस्तेमाल करके हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। राइट, चलिए। इसके अलावा भारतीय नौसेना के कैप्स्टॉन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज, जिसको हम लोग ट्रोपेक्स बोलते हैं, इस 2025 का संस्करण जो है ये वर्तमान में हिंद महासागर में जो है क्या है, चल रहा है। इसके अलावा युवा मामलों के विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार 7 से 11 फरवरी, ठीक है, 2025 तक गांधीनगर गुजरात में बिम्स्टेक युवा साक्षर सम्मेलन का भी आयोजन जो है इसमें किया जा रहा है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वावलंबनी कार्यक्रम, ये स्वावलंबनी कार्यक्रम को 2 बार हो गया है। कार्यक्रम को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया है। यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जो कि आपका असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों हेतु बनाया गया है। यानी कि इसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, स्किल किया जाएगा, ताकि वो एक सफल उद्यमी बन सके। इसके लिए सरकार जो है स्वावलंबनी योजना के अंतर्गत जो है कार्य कर रही है। इसके अलावा
हाल ही में भारत और पनामा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और पनामा में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य या शिक्षा या अन्य जो भी गतिविधियां होती हैं, सामाजिक गतिविधियां होती हैं, उनको मजबूत करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार वहां पर जो है पैसा इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि वहां पर सहायता दे रही है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यह भी हमने कल आपको समझाया था। और इसमें एपिलेप्सी यानी कि जो मिर्गी जिसको हम लोग बोलते हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां आज भी हैं लोगों में, उन भ्रांतियों पर के प्रति लोगों को जागरूक करना और अवेयर करना, यह क्या है, एपिलेप्सी डे का जो है ध्येय है। इसके अलावा भारत का ऊर्जा महाकुंभ जो है 11 फरवरी को नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। यह भी प्रश्न आपको हमने कल कराया हुआ था। चलिए, अब कल हमने आपसे पूछा था प्रश्न एक कि बताओ भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। मैंने कल आपसे प्रश्न कहा था और भैया जी लोग और बहनी जी लोग, कल हमने आपसे यह भी कहा था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कान बंद करके सुने होगे तो नहीं गया होगा, पल्ले पड़ा होगा। कान को खोल करके अगर आपने सुना होगा, निश्चित तौर पर आपके दिमाग में चीजें गई होंगी और वो बात आपको समझ में आई होगी। कल हमने आपको सीएजी, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इस पर प्रश्न आपके एग्जाम में न सिर्फ प्री पूछता है बल्कि आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछता है। और इस पर कल हमने आपको प्रश्न दिया था कि इस पर आप लोग शॉर्ट नोट लिखिएगा। जिसने भी लिख लिया होगा प्रश्न सीएजी पर, जिसका कल हमने आपको टास्क दिया था, मैं मान के चलता हूं कोई विद्यार्थी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहा होगा। कल जिसने सीएजी पर क्वेश्चन नहीं लिखा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पीसीएस की तैयारी फिर यार तैयारी नहीं कर रहे हैं। आर वाले तो भले ही नहीं लिखे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे, अगर उन्होंने प्रश्न को नहीं लिखा होगा तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप फिर तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर आप टाइम पास कर रहे हैं। सीधी स्ट्रेट बात मैं बोलता हूं, हो सकता है आपको मेरी बातें चुभती हों, लेकिन चुभनी चाहिए, क्योंकि जब तक तीर जो है ना दिल पे नहीं लगता है ना, तब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं। तो तीर जो है ना दिल पे लगना चाहिए आपके, ठीक है। तो भाई जी लोग, ऐसा है, इसीलिए आज मैंने प्रश्न मुख्य परीक्षा का नहीं दिया है, क्योंकि आज मुझे बताओ कि लिखते हो कि नहीं लिखते हो। बीच बीच में मैं आपसे पूछता रहता हूं कि भाई जो मैं होमवर्क आपको देता हूं वो करते हो कि नहीं करते हो। तो आंसर आएगा कि हाँ जी करता हूं, तो करता हूं तो फिर मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मेरा टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और अब मुझे बताओ कि किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत सीएजी की नियुक्ति की जाती है। जरा मुझे कमेंट करके फटाफट जल्दी जल्दी से बताओ, देखते हैं आप में कितना जो है दम है ना, यानी कि जोर है, जज्बा है। चलिए, अब आते हैं हम सीधे आज के करंट अफेयर्स पर। फ्रांस में एआई एक्शन समिट यानी कि एआई सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत फ्रांस में इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि इसी सम्मेलन में भारत अब अगले जो है, जब अगला समिट होगा तो उसकी अध्यक्षता अब भारत करेगा। यह भी जो है वहां पर उद्घोषित कर दिया गया है। आप जानते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और उसके बाद जो है वो अमेरिका की यात्रा पर भी रहेंगे और वहां के जो नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनसे मुलाकात करेंगे और कई सारे मुद्दों पर वहां पर चर्चा होगी। तो आइए, ये 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में होंगे, आप जानते होंगे, ठीक है। और 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में एआई एक्शन समिट के तीसरा संस्करण है भाई साहब, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। और जो है भारत इस सम्मेलन की सदस्यता कर रहा है, हमने आपको बता ही दिया। सम्मेलन का जो उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं के क्षेत्र में वैश्विक मानक यानी कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं उनको स्थापित करने और उत्तरदायित्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देना है। इसमें जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं। एआई क्या है? एआई शिखर सम्मेलन, इसको भी देख लीजिए। यह एआई शिखर सम्मेलन पेरिस शांति मंच का क्या है हिस्सा है। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और निजी क्षेत्र सहित नागरिक समाज के 1000 हितधारक भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? यूनाइटेड किंगडम यूके के ब्लेचली पार्क एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन से हुई थी, जो 2023 में आयोजित हुआ था, ठीक। उसमें एआई से मानव के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में चिंता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। क्या एआई से मानव के लिए उत्पन्न खतरा, यह भी एक बड़ा पॉइंट है। हमने आपसे कई बार कहा कि भाई साहब एआई, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इस पर आप लोग जो है अपना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपना मैटर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आते हैं। इसी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, और वो बात क्या बोली है उस स्टेटमेंट को मैं कोट करता हूं, और वो आपकी परीक्षा के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आप लोग जो संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, आप उन्हीं की बातों को नहीं सुनते हो।
आप अनर्गल बातें सुनते हो, आप अनर्गल न्यूज देखते हो। यही आपकी सबसे बड़ी कमी है, यही आपके एग्जाम के लिए क्या है, खतरनाक है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि राष्ट्रपति का संबोधन, ठीक है, प्रधानमंत्री का संबोधन या किसी अच्छे न्यूज चैनल का जो है एनालिसिस जरूर सुना करिए, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने एक बात कही वहां पर समिट में, क्या बात बोली? उन्होंने कहा कि एआई से नौकरियों पर खतरा नहीं है। क्या उन्होंने कहा? जॉब पर कोई खतरा नहीं है। और उसके आगे उन्होंने बोला कि इससे क्या होता है, नौकरियों में परिवर्तन होता है, नौकरियां जो भी होती हैं उसमें चेंज होता है, स्किल के बिहाव पर, यानी कि उसमें चेंजेस आता है। यह एक बड़ी बात है। तो कभी अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे एआई पर, आप ध्यान रखिएगा कि एआई से, हालांकि खतरा है एआई से, डेफिनेटली है, नो डाउट इसमें, लेकिन बड़ी अच्छी बात बोली क्योंकि उसने काउंटर किया इस बात को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इससे निगेटिव हो जाते हैं, तो उन्होंने इस बात को काउंटर किया कि भाई ऐसा है, एआई से नौकरियां जाएंगी नहीं बल्कि नौकरियों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि पहले आप देखते रहे होंगे, लोग फोन कॉल के लिए, मैं जो है रिचार्ज के लिए शॉप खोलते थे, अपना जो है एक वो आता था क्या है ना, वो स्क्रैच करने वाला, उसको नंबर नोट करो फिर भेजो, फिर जाके रिचार्ज होता था। फिर और कुछ परिवर्तन हुआ, फिर हम ऑनलाइन कराने लगे, फिर हम अपने फोन से करने लगे। ऐसे टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जॉब स्किल भी चेंज होती है और उसके अनुसार नई नई नौकरियां आती रहती हैं। और इसमें जो जरूरी चीज होती है वो होती है अपने आप को क्या करना, स्किल करना, अपने आप को अपडेट करना। यदि इस बदलते दौर में अगर आप अपने स्किल को चेंज नहीं करते हो तो फिर दिक्कत होगी। यही बात मैं आपके लिए एक और खूबसूरत कहता हूं, परीक्षा पैटर्न वाली बात। अभी पीसीएस का एग्जाम हो 24 का, लोग हाय तवा मचा रहे हैं, सर बदल गया पैटर्न, सर बदल गया, सर फला हो गया, सर ढिमका हो गया। मैं एक ही बात कहता हूं, भाई अगर बदल गया, सब कुछ खराब हो गया तो किसी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का सिलेक्शन भी होगा, प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा। यानी कि वो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर, बदलते हुए दौर के आधार पर अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप की स्किल को अपडेट करते हैं। लेकिन आप लोग वही ढाक के पास, वही फैक्चुअल डेटा, बार बार एक जो है 10 किताब पढ़ना, और यही इसी में आप बिजी रहते हो। तो इसलिए कहने का मतलब यह हुआ कि अपने आप को अपडेट करना क्या है, बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं ये बात बता रहा हूं, कुछ बहुत गुस्सा हो रहे हैं, अरे सर करंट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बता रहे हैं। भाई साहब ऐसा है, यही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जो बातें बता रहा हूं, अनर्गल कोई भी बात मेरी नहीं रहती है। अगर आप उसको ध्यान से सोचेंगे, आपको लगेगा हृदय सर बिल्कुल सटीक बात कहते हैं। अगर इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, यकीनन एग्जाम आपका निकल सकता है। मैंने बात बोली, इसको आप कोट करेंगे और इसी एआई पर अपने बात को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर आपका निबंध, आपका मुख्य परीक्षा का आंसर जबरदस्त लिख के आएगा। आप देख खुश हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमें हटना नहीं है। अगर एआई पे प्रश्न आ गया इसकी चुनौतियों पर और इसके क्या कहते हैं बाकी चीजों पर, तो आपको इसकी अच्छाइयों पर फोकस ज्यादा करना है। आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते हैं, राइट, कि भैया मैं तो बीजेपी विरोधी हूं, मैं कांग्रेस विरोधी हूं, मैं फला पार्टी का विरोधी हूं, तो जो पार्टी करेगी उसके तो मैं अगेंस्ट रहूंगा। ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। आप कल को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और ना भी बनो तो भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि एआई एक्शन समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं, यानी कि रॉन्ग, सॉरी आपसे राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है। नंबर 1, भारत इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और एक पॉइंट हमने आपको नया बताया कि अगले वर्ष जो है जब भी होगा तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। इस सम्मेलन की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के ब्लेचली पार्क एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन से हुई थी, जो 2023 में आयोजित हुआ था। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में देखिए कि 1 और 2 कहां पर है, तो सी वाले ऑप्शन में सही है। तो खट से आप गोला मार के चले आइएगा। गोला मारना नहीं मतलब गोला फिल करना है, ठीक है, सर्कल को फिल करना है, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, यूनानी दिवस, यह भी भाई साहब अभी मनाया गया है। आप कहेंगे सर अभी कब मनाया गया, तो 11 फरवरी को प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक और शिक्षक स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में जो है यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह भी आप इसको याद रखिएगा। और आयुष मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अनुसंधान परिषद यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद, यानी कि एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा, ठीक है, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है कि इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर द इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस अ वे फॉरवर्ड पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। यानी कि ये थीम है इस बार की, ठीक है, यूनानी दिवस की, इसी पर जो है आयोजन हो रहा है। यह सम्मेलन संवाद, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच जो है प्रदान करता है। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। नई दिल्ली में इसका अभी समिट हुआ है 11 to 12
फरवरी 2025 के मध्य में यूनानी डे एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन अ वे फॉरवर्ड, राइट। इस थीम के आधार पर जो है आयोजन इसका किया जा रहा है, राइट। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित दिवसों को कूट के आधार पर उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ऐसा ही चेंज हुआ है पैटर्न। हाय तो आप मजाए रहते हो, पहले सीधे प्रश्न पूछ लेता था, अब घुमा के पूछता ऐसे जैसे मैंने बनाया है प्रश्न, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करना मेरा। अब बताओ, निम्नलिखित दिवसों को उनके कूट के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अगर पूछे कि अवरोही तो 100 99 98 97 96 95 94 और 93 92 और 91 90 ऐसा करके, ठीक है। चलिए तो अब देखो कि इसमें सबसे पहला दिवस कौन सा होता है, यूनानी दिवस होता है कि सेना दिवस होता है कि विश्व सार्वभौम दिवस होता है कि पर्यावरण दिवस होता है। नंबर 1 पर होता है हमारा सेना दिवस होता है, जनवरी मनाया जाता है, नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद भैया क्या होगा, इसके बाद आपका होगा पर्यावरण दिवस, तो जून में मनाया जाता है 5 जून को, नहीं होगा ये, जून में 5 जून को होता है, नहीं होगा, ठीक है। और आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को होता है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ये वाला, यानी कौन सा, सेना दिवस, यानी कि पहले हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका 2 नंबर, ठीक। यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 11 फरवरी को। तो तीसरे के बाद क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा सेना दिवस, फिर जो है 3 नंबर, फिर आ जाएगा आपका क्या, ये जो है आपका 2 3 और फिर विश्व सार्वभौम दिवस के बाद जो है फरवरी में कौन सा दिवस पड़ेगा, यूनानी दिवस पड़ेगा। तो 3 के बाद 1 पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या पड़ेगा भैया, अब आगे पड़ेगा आपका बच रहा है कौन सा, पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को होता है, तो 4 नंबर पॉइंट, बस हो गया। तो 2 3 1 4, अब देखो 2 3 1 4 कहां पर है, देखो C नंबर पॉइंट पे है, 2 3 1 4, बस क्या 2 3 1 और 4 हो गया मैच, लगा दो टिक फट से। अब इसी में है तो मजा हो रहा है, पैटर्न चेंज हो गया सर जी, बवाल हो गया, एकदम तबाही मच गई, एकदम से एकदम गंगा, क्या बताएं क्या क्या हो गया, इतना दुखी हो गए हो आप लोग, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को नहीं चेंज करते हो। मुझे यही इसी बात का दुख है। यहां बकबक करता रहता हूं, कहता हूं भैया ऐसा पढ़ो, ये टास्क कर लो, ये लिख लो, वो लिख लो, उसको नहीं सुनोगे, दुनियादारी में ज्यादा पड़े रहोगे। क्या करूं यार, बात दिक्कत क्या है ना कि अब दुख होता है कि आप लोग अपडेट नहीं रहते हो, इंफॉर्मेशन नहीं लेते हो, दुनियादारी में पड़े रहते हो। भाई साहब कुछ टाइम के लिए अपने आप को लगा लो पढ़ाई में, ठीक है। चलिए, आप सोच रहे होंगे यार आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं। देखो ऐसा है ना, हमारा आपका संबंध बड़ा आत्मीय है। मैं नहीं चाहता हूं कि जिस जगह पर हम कभी खड़े थे उस जगह पर आप भी खड़े हों और एक समय के बाद आप जो है परेशान हो, हताश हो, निराश हो, इस बात का दुख हो कि काश हम मेहनत कर लेते, किसी की बात सुन लेते, ठीक है। एक्सपीरियंस जो होता है इंसान का बहुत बोलता है। मेरा आपका आत्मीय संबंध है, हमारे आप हैं और हम आपके हैं, और हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम आपको उस दिशा में ले जाएं, उस जगह पर ले जाएं जहां पर आपको जाना है, जिसके लिए माता पिता दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेहनत, आपकी मेहनत जाया ना जाए और आप एक सफल इंसान बन सके। इसी शुभकामनाएं भी मेरी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर डांटता हूं तो इसको, कुछ लोग मुझसे बड़े भी होंगे वैसे तो, ठीक है, बहुत, ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग छोटे होंगे, मुझे इतना पता है। चलिए खैर, तो छोटों को डांटना तो कोई बात नहीं, बड़े लोग तो समझदार होंगे। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं यार बहुत डांटते हैं, नहीं, चलिए, जो जितना डांटता है ना वो उतना कोमल होता है हृदय का। जैसे माता पिता हमारे अक्सर डांटते हैं लेकिन हृदय के बहुत कोमल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डांट लगाने वाला इंसान दिल से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है कह रहे होंगे सर अपनी मुंह से तारीफ कर रहे हैं अपनी, नहीं चलो कोई बात नहीं। तो कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी को जो है इसका उद्घाटन करेंगे। और आपको पता होगा कि कश्मीर घाटी के लिए वर्तमान सरकार बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है, चाहे नए नए रेलवे आर्चब्रिज बनाने की बात हो, चाहे नए नए सुरंगें बनाने की बात हो, चाहे कुछ भी करना हो। जब से जो है एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, तब से जो है चीजें वहां पर बहुत ही तेजी के साथ जो है बदल रही हैं। उधमपुर श्रीनगर जो बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना है वो एक तकनीकी चमत्कार भी कहलाती है, क्योंकि इस पर जो है बहुत ज्यादा, इस पर जो है क्या हुआ है, काम हुआ है, और इस पर जो है पर्यटन जो है क्या हुआ है, बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। चिनाव रेलवे ब्रिज के बारे में आप लोग जानते होंगे अपने आप में, ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये ब्रिज है अपने आप में, और ये नदी तल से 359 मीटर ऊपर है, और यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज भी कहलाता है। आप लोग चिनाव ब्रिज के बारे में जानते हो, कभी जाइए वहां पर तो घूम के आइएगा, राइट। चलिए आगे, तो बताओ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया, तो 17 फरवरी को, जो कि अभी आने वाली है, 17 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और वंदे भारत ट्रेन तो जानते हैं कि कितनी फेमस है केंद्र सरकार की, और इस पर जो है किराया थोड़ा महंगा है, लेकिन ठीक है, कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि एक आम जो आदमी होता है उस आम आदमी को ध्यान में रख करके चीजें की जाए। लेकिन सुविधाएं रहती हैं तो सरकार बढ़ाती है, लेकिन फिर भी उतना करना चाहिए जितना कि हम जैसे मध्यम वर्गीय जो परिवार के लोग हैं वो भी यात्रा कर पाए।
ठीक है, चलिए। ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में लोकसभा में जो है, जो ओम बिरला जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने एक घोषणा की है, ठीक है। और हाल ही में तो वही पॉइंट लिखा है कि 6 भाषाएं, उनको याद रखिएगा। और इसके अलावा सदन को संबोधित करते हुए बिरला जी ने कहा कि पहले अनुवाद सेवाएं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध थी। इसके साथ ही अतिरिक्त जो 16 भाषाएं हैं, उन 16 भाषाओं के लिए जैसे जैसे मानव संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते रहेंगे, वैसे वैसे बाकी को भी हम अनुवादित जो है करवाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी उन्होंने घोषणा की है। और इसी बात पर जो है एक महान नेता हमारे जो है उन महान नेता ने कहा, मैं नाम यहां पर नहीं लूंगा, उन महान नेता ने कहा कि जिस लैंग्वेज को, यानी कि संस्कृत को, जिसको 70,000 भी लोग नहीं बोलते हैं, उसमें ऐसा काम करने की क्या आवश्यकता है। दुख इस बात का होता है कि हम किन नेताओं को हम जो है भेजते हैं अपने संसद में, अपने लोकसभा में या राज्यसभा में, कि बेसिकली जो है वो अपनी संस्कृति परंपराओं पर उन्हें जो है गर्व नहीं होता है। यही संस्कृत है जो आने वाले समय में जो है हमारी टेक्नोलॉजीज के लिए, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे नंबर 1 लैंग्वेज बनने वाली है। यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज अगर कोई है पूरे विश्व में तो वह है संस्कृत। और संस्कृत पर हम गुमान नहीं करते हैं, संस्कृत पर अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, सारी फ्रांस, ये सब कंट्री, इंडोनेशिया बहुत रिसर्च कर रही है, जबरदस्त रिसर्च कर रही है। बाहर की कंट्री हवन पर, आपके जो आप वैदिक हवन करते हैं ना, वह हवन वैदिक वाली, ठीक है, उस पर, आपके वेद पर, आपके संस्कृत लैंग्वेज पर, आपके कल्चर पर इतनी रिसर्च हो रही है। और वही रिसर्च कर करके भाई साहब अपना पेटेंट ले रहे हैं। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी विशेष तौर पर। और खैर कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि जो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमें उस पर गर्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। और आगे अब आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। नंबर 1, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 नई भाषाओं को में अनुवाद सेवाओं की विस्तार की घोषणा की है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ ही अतिरिक्त 16 भाषाओं के लिए जैसे जैसे मानव संसाधन उपलब्ध होंगे उसमें भी एक साथ अनुवाद प्रदान करने के प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों आंसर सही है। महान नेताजी ने जिन पर कमेंट किया है संस्कृत पर, उन्होंने कहा कि इस पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब है, हम पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं। कितना दुख होता है कि हम इस पर, हमारे महान नेता लोग क्या पढ़े लिखे होंगे जो ज्ञान देते हैं कि संस्कृत पर हमें अगर काम करना है तो हम पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं। बताइए, ऐसे नेता अगर हमारे देश में अगर आगे बढ़ेंगे, देश कहां जाएगा, ईश्वर ही मालिक है। चलिए, तो दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों कथन क्या बताया जाए, बड़ा दुख होता है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 200 अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर क्यों चर्चाओं में है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है पूछा है ये कि भाई बताओ, अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्यपाल, वैसे 200 आर्टिकल जो है 200 है वो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, विधेयक की शक्तियों के बारे में कि जो है वो किसी विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बताओ कि 200 आर्टिकल 200 के अंतर्गत क्या जो है राज्यपाल, गवर्नर बेसिकली अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या राष्ट्रपति के लिए इसको रख सकता है। तो इसी पर जो है कमेंट आया हुआ है और इसीलिए जो है चर्चाओं में है, तो आपको इस पर जो है अपनी पकड़ बनानी चाहिए। चूंकि गवर्नर अभी चर्चाओं में आ गए तो गवर्नर के ऊपर भी आप लोग प्रश्न जो है क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। अगर गवर्नर आप लोगों ने रेडी नहीं किया है तो मैं टास्क देता हूं कि राज्यपाल के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और राज्यपाल पर प्रश्न आपके पीसीएस की मेंस में, पीसीएस और आरओ की प्री में, यूपीएससी के प्री प्लस मेंस में प्रश्न पूछता है राज्यपाल की शक्तियां क्या है और बहुत सारे चीजें जो है यहां पर राज्यपाल से पूछता है। तो आर्टिकल 200 क्या है? जब एक राज्य की विधानसभा या विधान परिषद द्वारा पारित किया जाता है कोई भी विधेयक, तो उसे उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल को विधेयक पर सहमति देने या रोकने का अधिकार दोनों होता है, ठीक है। वो उस पर सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। यदि वह सहमति देते हैं तो विधेयक राज्यपाल के सहमति के साथ पारित कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि राष्ट्रपति के निर्णय के बाद विधेयक जो है आगे फिर जो है पारित किया जा सके, ठीक है। तो आर्टिकल 200 आप लोग अच्छे से एक बार पुनः से डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। चलिए, अनुच्छेद 200 का संबंध किससे है भैया? राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों से। बिल्कुल बात नहीं है, रॉन्ग है। किसी विधेयक पर राज्यपाल द्वारा सहमति देने या ना देने का अधिकार, बिल्कुल सही बात है, यही सही है। बाकी राज्यपाल की सेवा शर्तें नहीं है, मुख्यमंत्री की सेवा शर्तें नहीं है। तो 200 का संबंध ऑप्शन नंबर किससे है? बी से है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। कोई बात, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। चलिए
नामीबिया, अभी भैया ये नामीबिया चर्चाओं में है। नामीबिया के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, नामीबिया के जो संस्थापक थे, आप कहेंगे सर कौन थे, तो वो थे सैम नुजोमा जी। और सैम नुजोमा जी का क्या हो गया, अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसीलिए जो है ये नामीबिया भी चर्चाओं में है और इस पर जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नामीबिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, विंडहोक है। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं आगे मुद्रा यानी कि करेंसी की, तो नामीबियाई डॉलर है। और अगर हम नामीबिया के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने जो है सुदूर जो है दूर जो है क्या कहते हैं, पूरब में इसके बोत्सवाना है, उत्तर में इसके अंगोला है और यहां पर जो है साउथ अफ्रीका आपके जो है मिल जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपका नामीबिया यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। और बाकी ये समुद्री इलाका जो है यहां पर अटलांटिक ओशियन से क्या है, ये घिरा हुआ इस तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। और देश का पश्चिमी भाग जो है कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्रों में से भी एक है। और यहां के जो मूल निवासी हैं उसमें जो है बुशमैन दामा का जातियों का नाम आता है। और पूछ लोगे आपके एग्जाम में बताओ बुशमैन या दामाका जनजातियां कहां पर निवास करती हैं, आप कहेंगे सर नामीबिया में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, एक है हाल ही में नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति, नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक सैम नुजोमा का निधन हो गया है, बिल्कुल सही बात है। और नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहोक है, क्या यह कथन सही है, आप कहेंगे हां सर बिल्कुल सही है। तो अगर एक भी सही है, दो भी सही है, तो देखो कहां पर है एक और दो, तो सी नंबर पे है, यानी कि एक और दो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे आपके लिए सही हो जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 7 है पराली समस्या। ये अपने आप में जो है चर्चाओं में है। पराली के बारे में आप जानते होंगे, बड़ा विवाद इस पर होता है और बहुत टाइम से इस पर विवाद चलता रहा है। हालांकि दिल्ली में अब गवर्नमेंट जो है बदल गई है। अब देखते हैं कि पराली पर क्या है, क्या चीजें स्टेटमेंट आता है लोगों का। पराली पर एक कमेटी जो है बनी हुई थी, कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं और रिकमेंडेशन क्या दी है, आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो संसद की एक समिति ने जो है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से पराली बेंचमार्क न्यूनतम मूल्य तय करने और धान की जल्द तैयार होने वाली जो है फसल अपनाने की सलाह दी, ताकि ऐसी कि हम फसल को अपनाएं जैसे धान की फसल क्या हो, जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाएगी तो जल्दी कट जाएगी और कटने के बाद जो है हम उसको बेच पाएंगे पराली को। नहीं तो अभी क्या होता है कि अगली फसल, रबी की फसल जल्दी बोने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, जल्दी जैसे पराली को जला देते हैं, ठीक है। और इससे जो है क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, राइट। चलिए, इंडस्ट्री पॉल्यूशन करती है, लोग नहीं बोलते हैं। उद्योगों से इतना भयंकर प्रदूषण होता है उस पर कोई नहीं बोलता है, लेकिन पराली अगर किसान जला देते हैं तो दुनिया में बवाल होता है। हालांकि ठीक है, पॉल्यूशन होता है, नो डाउट, बट मुझे लगता है कि जितना वेस्ट, जितना पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज करती हैं उतना शायद ही करता होगा। वो चाहे ग्राउंड वाटर वेस्ट में हो, चाहे एयर पॉल्यूशन की बात हो, चाहे नॉइज पॉल्यूशन की बात हो, दुनिया भर के जो पॉल्यूशन अगर होता है इंडस्ट्रीज करती हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अथाह पैसा होता है। चाहे वो जो है सीबीसीबी वाले, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले चक्कर में जाएंगे तो वहां पर बॉल हो जाएगा, एसपीसीबी वाले जाएंगे तो वहां बॉल हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में एसपीसीबी का तो क्या हाल है जानते होंगे आप सब लोग। खैर उस पर नो कमेंट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर पराली पर बात इतनी बढ़ती है तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज पर भी बात होनी चाहिए कि वो किस लेवल का प्रदूषण फैलाती हैं और किस बुरी हालत में जो है लोग इंडस्ट्री के आसपास रहते हैं। वहां पर आपका वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सभी प्रकार का पोल्यूशन होता है, लेकिन उस पर कोई भी रत्ती भर नहीं बोलता है। खैर आगे, साथ ही समिति ने कहा कि रेड एंट्री वाले किसानों के लिए एक निश्चित जो है समय बाद इससे बाहर निकलने का भी प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि वहां पर आप जानते हो कि जुर्माना वगैरह लगाया गया है शायद, है ना। और समिति की अनुशंसा में यह भी कहा गया है कि आयोग को राज्य सरकारों से मशविरा कर पराली के लिए एक मानक न्यूनतम मूल्य तय करना चाहिए, ताकि वो जब अपनी पराली को बेचे तो उनको एक फिक्स अमाउंट जो है मिले, ताकि वो जो है वो अपने पराली को जलाए नहीं बल्कि क्या करें, उसको बेचे, है ना। और बाकी हर साल समीक्षा की भी बात की कि भाई इस पर एमएसपी पर हर साल समीक्षा हो और अपने जो है उस पर जो है पैसा वगैरह निर्धारित कर दिया जाए। अनुसंधान में यह भी कहा गया कि जिन इलाकों में पराली के लिए अंतिम उपभोक्ता नहीं है वहां 20 से 50 किलोमीटर पर भंडार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसानों पर पराली की ढुलाई का ज्यादा बोझ ना पड़े। और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तो यह है कि पराली जो भी होती है उसको जलाने का कोई मतलब नहीं। देखो, जलाना तो आपके खेत के लिए हानिकारक होता है। देखो सीधी सी बात तो ये है, अगर आप साइंटिफिकली इसको देखेंगे तो पराली अगर जलाएंगे तो वो नुकसान है आपके खेत के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जलाने पर क्या होते हैं, मर जाते हैं। वो आपके इको फ्रेंडली होते हैं, आपके एग्रीकल्चर के लिए फ्रेंडली होते हैं, वो मर जाते हैं, तो नुकसान होता है। हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो होती है क्या होती है, डाउन हो जाती है। सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि आप पराली जो भी पड़े या जो भी घास फूस आपके खेत में हो, जो भी किसान भाई हमारे हैं जिनको गांव में है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि
गोबर की खाद जो होती है, गोबर गौमूत्र होता है, उसका छिड़काव कर दें उसको, और खेत से एक बार तवे से क्या करें, उसकी जुताई कर दें और उसको पलट दें, यानी कि पराली क्या हो, नीचे दब जाए। कुछ टाइम बाद दबी रहे, हल्का सा उसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं, पानी चला सकते हैं। कुछ टाइम बाद वही पराली क्या हो जाएगी, खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो आपके जो है खेत के लिए क्या रह गया हो जाएगी, उपयोगी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग इस काम को करना नहीं चाहते हैं या उन्हें पता नहीं होता है, इसलिए समस्या होती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और बाकी कुछ भी चीजें हैं कि रबी की फसल के लिए जो हमने आपको बताया कि रबी की फसल की बुवाई के लिए 25 दिन का ज्यादा समय नहीं रहता है। ऐसे में पूसा 44 जैसी धान की जल्द तैयार होने वाली फसल को प्रोत्साहित कर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। कि सरकार ने कहा कि पूसा ये जो 44 धान की फसल है, उसको ये क्या है, इसकी पैदावार जल्दी होती है, जल्दी उगती है, और इसमें जल्दी इसको फिर बाद में दिक्कत नहीं होती, तो इसकी कटाई फिर जल्दी हो जाएगी, फिर रबी की फसल के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये समिति ने कहा है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद की एक समिति ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से कुछ अनुशंसाएं की हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, अनुशंसा में कहा गया है कि आयोग को राज्य सरकारों से मशविरा कर पराली के लिए एक मानक न्यूनतम मूल्य तय करना चाहिए, जो एमएसपी की तरह किसानों को पराली की बिक्री पर एक निश्चित गारंटी प्रदान करे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, समिति ने कहा कि पराली जलाने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि धान की कटाई के बाद किसानों के पास रबी की फसल की बुआई के लिए 25 दिन से ज्यादा समय नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज सारे आंसर सी वाले सही हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम का नामकरण किया गया है। आप जानते होंगे कि जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, इसके बारे में आप जानते होंगे के साथ में, यानी कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और किसको और कौन, डीआरडीओ, दोनों लोग मिलकर के 11 फरवरी को एरो इंडिया 2025 में व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम का क्या किया है, उद्घाटन किया है। आपके एग्जाम पूछ लेगा कि ये जो भैया व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम है, किन इसकी पहल है, तो अदानी ग्रुप की और डीआरडीओ की प्रमुख पहल है। ये अपने दोनों ने सामंजस्य से इसको बनाया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म को डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है, डॉक्टर बीके दास ने रक्षा विशेषज्ञों और उद्योग भागीदारों की उपस्थिति में लॉन्च किया। इस ड्रोन को सिंगल 4x4 व्हीकल के साथ एकीकृत किया गया है। इसमें किसी ड्रोन को मार गिराने के लिए हाई एनर्जी लेवल सिस्टम लगा हुआ है और इसमें 7.62 mm गन और एडवांस रडार है अपने आप में। ठीक, इसके अलावा यह 10 किलोमीटर की रेंज से टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये इसमें कई सारी इसकी क्या है सुविधाएं हैं, इसमें कई सारे फीचर्स इसमें हैं। आप जानते होंगे सरकार रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम इस समय कर रही है। व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम का नामकरण किया गया भैया, कब किया गया, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी। अभी हमने आपको बताया कि इसका उद्घाटन जो है 11 फरवरी को किया गया है, अदानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। अदानी ग्रुप और कौन सा, ये डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन। ये अभी हाल ही में जो है इसका आयोजन हुआ है। किसके मध्य में, भारत और फ्रांस जो देश हैं, उन देशों के मध्य में जो है इसका आयोजन हुआ है। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण है। संस्करण याद रखिएगा प्लीज, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान के जो है महाजन फील्ड जो है फायरिंग रेंज में जो है शुरू हुआ है, याद रखिएगा। और 10 फरवरी से शुरू, यह अभ्यास 23 फरवरी 2025 से चलेगा। तो कब से कब तक, 10 से लेकर के 23 फरवरी के मध्य में। ये जितने भी प्रमुख सैन्य अभ्यास होते हैं उनकी भैया एक लिस्टिंग अलग से बना लीजिएगा। इस पर जो है परीक्षा में आपके प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। अभ्यास साइक्लोन एक वार्षिक कार्यक्रम है जो बारी बारी से भारत और मिस्र के मध्य में जो है होता रहता है। और अभी जो है ये कहां पर हो रहा है, अभी जो ये हो रहा है भैया, आई थिंक राजस्थान में हो रहा है शायद, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। ठीक, इसी अभ्यास का जो पिछला संस्करण था वो जनवरी 2024 में मिस्र में आयोजित हुआ था। तो पिछला संस्करण कब हुआ था, मिस्र में हुआ था, जनवरी में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। अभी फरवरी में हो रहा है, तीसरा संस्करण है ये, और भारत में राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, अभ्यास साइक्लोन का जो उद्देश्य है वो अंतर संचालन, संयुक्तता और विशेष संचालन रणनीति के आपसी आदान प्रदान को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच में सैन्य संबंधों को मजबूती देना है। बस इतना ही पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ संयुक्त विशेष बल अभ्यास कौन साइक्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, सही नहीं है, यानी कि आपसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट। इस शब्द को ध्यान रखिएगा जिसकी गलती आप लोग अपने एग्जाम में करके आते हो। तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण मध्य प्रदेश के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में
शुरू हुआ। सही कथन है, बताओ ना। यहां पर दो गलती है, एक लिखा है यहां पर दूसरा संस्करण, जबकि ये कौन सा संस्करण था? तीसरा था। और क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नहीं, ये कहां पर है? महाजन फील्ड जो है रेंज, ये है आपका राजस्थान में। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर राजस्थान होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा, अभ्यास साइक्लोन एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और मिस्र में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ये सही है? तो बिल्कुल सही बात है, ये वार्षिक है और बारी बारी से होता है, तो ये वाला कथन हो जाएगा सही। आपसे कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो यही नहीं सही है, यानी कि एक, केवल एक। अब केवल एक कहां पर है कुट में? यहां पर है केवल एक, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। नाउ, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 ये अभी हाल ही में मनाया गया है, और ये जो है हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। देखो, इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई साहब। इंटरनेट पर कोई कह रहा है 6 फरवरी का होता है, कोई कह रहा है 7 फरवरी को होता है, कोई कहता है कभी होता है। यह हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे मंगलवार के या दूसरे दिन कह लीजिए आप, उसको मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना है। ठीक है, चलिए, थीम 2025 की जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। सुरक्षित इंटरनेट, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि आजकल आप लोग जानते होंगे इंटरनेट पर जो है साइबर सिक्योरिटी का मामला बहुत होता है, और कई सारी हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है क्या होती हैं, जो है लीक हो जाती हैं। वैसे तो आप बहुत निजता की बात आप करते हैं, हमारी प्राइवेसी है, हमारी प्राइवेसी है, लेकिन आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर के अलग अलग जो भी सोशल साइट्स होते हैं, वहां पर आप लोग एकदम एग्जैक्ट सही इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, और वहां पर आपको फिर दिक्कत होती है। तो एक तरफ इंटरनेट पर कुछ भी छुपा नहीं भाई साहब, आपका फोन का एक्सेस, आपकी सारी चीज सब कुछ पब्लिकली है। समझ लीजिए, अगर आप एंड्रॉइड फोन चलाते हैं और आपने किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपने एक्सेस दे दिया सबको, तो आपका कुछ भी नहीं बचा। सब इंटरनेट की दुनिया में खुला हुआ है। गूगल या जो भी एप्लीकेशन जो भी होता है, जो जब चाहे तब तुम्हारे फोन की एक एक चीज निकाल सकता है। सोचिए, ये हाल है आपका, आपसे कुछ भी छुपा नहीं इंटरनेट पर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ कर किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया करिए, और बहुत सोच समझ करके उसमें जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते होगे तो उसमें पूछता होगा एक्सेस एक्सेस एक्सेस, है ना, और आप टप 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 करके एक्सेस 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 दे देते हो, यानी कि लो जाओ, हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, हमारे फोन में जो भी चीजें तुम सब देख सकते हो, ये एक्सेस आप देते हैं। इसके अलावा आपके डीओबी, आपके घर में आपके पिक अपनी फला ढिमका, और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जो क्या करते हैं, बहुत सारी पिक्स डाल देते हैं, वहां पर सब खुला खुला रहता है, तो कोई प्राइवेसी नहीं है। लेकिन खतरा है अपने आप में, और इसी खतरे को भांपने के लिए क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है वो मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो, इंटरनेट का जो दुनिया है अपने आप में उससे अवेयर हो सके, ताकि आपके साथ कोई धोखा या कोई भी चीज ऐसी ना होने पाए। राइट, चलिए, तो ये इसके सारी चीजें यहां पर हैं। और सबसे पहले इसको जो है 6 फरवरी 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत यूरोपीय संघ के सेफ बॉर्ड्स प्रोजेक्ट के तहत में इसकी हुई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है, और साइबर खतरों से लोगों को अवेयर करना है। ये जो है इसका मेन मोटो है। ठीक है, चलिए आगे। अब बताओ, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया इस वर्ष जो है 11 फरवरी को, क्योंकि इस बार जो है क्या हुआ था, 11 फरवरी को जो है सेकंड जो है दूसरे सप्ताह का दूसरा दिवस कौन था, मंगलवार था, यानी कि 11 फरवरी को। ठीक है, तो ये 20 द राइट आंसर। अब 2026 में यह डे किसी और दिन को मनाएगा, जिस दिन फरवरी का दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन या दूसरा मंगलवार होगा। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, वो ये कि अगर आपका फोकस 2025 पीसेस का है, तो उसके लिए हम लोग एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, इसके अगर हम मेंस हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो यहां पर आपको इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्री प्लस मेंस इसमें रहेगा। आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे आपको। प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपका, प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, सब कुछ शामिल रहेगा। पर्सनली गाइडेंस आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया गया है, आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो कोचिंग संस्था के नंबर है आप वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग सीसैट भी देंगे, निबंध हिंदी भी देंगे, और निबंध भी अलग से इसमें हम लोग जो है कराएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि बताओ ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताओ नहीं भैया, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, इतना बताओ। ठीक है, तो CR दास, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती।
ठीक है, 4 में से एक उत्तर सही है, मुझे इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। आज हमने प्रश्न आपको नहीं दिया है क्योंकि मुझे बताओ कि आप लोग लिखते हो कि नहीं लिखते हो। बीच बीच में मैं पूछता रहता हूं, मैं फिर से आज पूछ रहा हूं कि आप लोग लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अगर लिखते होगे तो ही मैं आपको ऐसे और मुख्य परीक्षा का प्रश्न दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।